गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका कैंडी क्लासेज में। मैं हूं शिव सिंह सैनी। किस्मत और दूसरों को क्या इल्ज़ाम लगाना। किस्मत और दूसरों को क्या इल्ज़ाम लगाना। जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। सपनों को साकार करने के लिए, मंजिल को पाने के लिए हमें पूर्ण रूप से कोशिश करनी होगी। अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए हम कोशिका के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले हम 4 पार्टों में कोशिका का अध्ययन कर चुके हैं। यह वीडियो का 5वां पार्ट है। इस पार्ट में हम माइटोकॉन्ड्रिया, तारकाय, रिक्तिका तथा अंतःप्रदावी जालिका का अध्ययन करेंगे। अपना पहला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। अपना पहला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट वान कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट वान कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अल्बर्ट वान कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 ईस्वी में की थी। अल्बर्ट वान कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 ईस्वी में की थी। अल्बर्ट वान कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीटों की रेखित पेशियों में की थी। अल्बर्ट वान कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीटों की रेखित पेशियों में की थी। अल्बर्ट वान कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में कीटों की रेखित पेशियों में की थी। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को कोशिकाओं में बताया। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को कोशिकाओं में बताया। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को कोशिकाओं में बताया। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा। बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया सीबेंदा नामक वैज्ञानिक ने कहा था। बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया सीबेंदा नामक वैज्ञानिक ने कहा था। बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया सीबेंदा नामक वैज्ञानिक ने कहा था। बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया सीबेंदा नामक वैज्ञानिक ने कहा था। सीबेंदा नामक वैज्ञानिक ने बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया 1897 में कहा था। सीबेंदा नामक वैज्ञानिक ने बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया 1897 में कहा था। सीबेंदा नामक वैज्ञानिक ने बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया 1897 में कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट वान कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में की थी। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कीटों की रेखित पेशियों में की थी। अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को कोशिकाओं में बताया। अल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट कहा था। बायोप्लास्ट को सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया सीबेंदा नामक वैज्ञानिक ने 1897 में कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया में
माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संग्रहित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा संग्रहित होती है एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह। माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक पाए जाते हैं अंकुरित बीजों में। माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक पाए जाते हैं अंकुरित बीजों में। माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक पाए जाते हैं अंकुरित बीजों में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। एटीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक मात्रा में अंकुरित बीजों में पाए जाते हैं। अपना अगला टॉपिक है तारकाय। तारकाय को सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तारकाय को सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तारकाय की संरचना तारेनुमा होती है। तारकाय की संरचना तारेनुमा होती है। तारकाय की संरचना तारेनुमा होती है। तारकाय की खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तारकाय की खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तारकाय की खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तारकाय की खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। तारकाय की खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने 1888 में की थी। तारकाय उपस्थित होते हैं। तारकाय उपस्थित होते हैं जंतु कोशिकाओं में, अर्थात तारकाय पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अर्थात तारकाय पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए तारकाय जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में सर्वाधिक तारकाय लीवर में उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिकाओं में तारकाय सर्वाधिक मात्रा में लीवर में उपस्थित होते हैं, जिसे हम यकृत कहते हैं। तारकाय कोशिका विभाजन में सहायक होता है, इसलिए लीवर के क्षतिग्रस्त होने पर कोशिका विभाजन की वृद्धि दर अधिक होने के कारण लीवर जल्दी सही हो जाता है। सबसे कम तारकाय अनुपस्थित होते हैं या फिर अल्प मात्रा में पाए जाते हैं न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं।
तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क में पाई जाती है, इसलिए मस्तिष्क में तारकाय की अनुपस्थिति के कारण मस्तिष्क में लगी हुई चोटें शीघ्रता से सही नहीं होती हैं। तारकाय को सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तारकाय की संरचना तारेनुमा होती है। तारकाय की खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने 1888 में की थी। तारकाय जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में तारकाय जंतु कोशिकाओं में लीवर में होते हैं, जिसे हम यकृत कहते हैं। तारकाय अनुपस्थित होते हैं न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स को तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। यह मस्तिष्क में पाई जाती है। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं रिक्तिका का। रिक्तिका को रसधानी भी कहते हैं। रिक्तिका को रसधानी भी कहते हैं। अंग्रेजी में रिक्तिका को वैक्यूल भी कहते हैं। अंग्रेजी में रिक्तिका को वैक्यूल भी कहते हैं। रिक्तिका की बाह्य झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। 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 रिक्तिका का कार्य है जल संग्रहण करना। रिक्तिका का कार्य है जल संग्रहण करना। रिक्तिका का कार्य है जल संग्रहण करना। रिक्तिका में जल में घुलनशील अप्रकाशिक वर्णक एंथ्रोसिन पाया जाता है। रिक्तिका में जल में घुलनशील अप्रकाशिक वर्णक एंथ्रोसिन पाया जाता है। रिक्तिका में जल में घुलनशील अप्रकाशिक वर्णक एंथ्रोसिन पाया जाता है। रिक्तिका में जल में घुलनशील अप्रकाशिक वर्णक एंथ्रोसिन पाया जाता है। रिक्तिका में जल में घुलनशील अप्रकाशिक वर्णक एंथ्रोसिन पाया जाता है। रिक्तिका में जल में घुलनशील अप्रकाशिक वर्णक एंथ्रोसिन पाया जाता है। पादपों में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। पादपों में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। पादपों में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, जबकि जंतुओं में छोटी रिक्तिका पाई जाती है। जंतुओं में छोटी रिक्तिका पाई जाती है। जंतुओं में छोटी रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका को रसदानी भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे वैक्यूल कहते हैं। रिक्तिका की बाह्य झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है। रिक्तिका का कार्य है कोशिका में जल संग्रहण करना। रिक्तिका में जल में घुलनशील अप्रकाशिक वर्णक एंथ्रोसिन पाया जाता है। पादपों में रिक्तिका बड़ी होती है, जबकि जंतुओं में रिक्तिका छोटी होती है। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका का। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका का। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका का। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी। पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने
अंतःप्रदवी जालिका की खोज 1945 में की थी। अंतःप्रदवी जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में की थी। अंतःप्रदवी जालिका का उपनाम कोशिका का कंकाल भी है। अंतःप्रदवी जालिका का उपनाम कोशिका का कंकाल भी है। अर्थात अंतःप्रदवी जालिका कोशिका को ढांचा प्रदान करती है या कोशिका को आधार प्रदान करती है। अंतःप्रदवी जालिका एक ऐसी जालिका है जो कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली दोनों को स्पर्श किए हुए रहती है। अंतःप्रदवी जालिका की संरचना थैलेनुमा होती है। अंतःप्रदवी जालिका की संरचना थैलेनुमा होती है। अंतःप्रदवी जालिका की संरचना थैलेनुमा होती है। अंतःप्रदवी जालिका का कार्य है कोशिका का आंतरिक ढांचा बनाना। अंतःप्रदवी जालिका का कार्य है कोशिका का आंतरिक ढांचा बनाना। अंतःप्रदवी जालिका का कार्य है कोशिका का आंतरिक ढांचा बनाना। अंतःप्रदवी जालिका का कार्य है अंतःप्रदवी जालिका का कार्य है कोशिका का आंतरिक ढांचा बनाना। अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है। अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है। अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पर वसा के कण उपस्थित होते हैं। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पर वसा के कण उपस्थित होते हैं। अंतःप्रदवी जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने 1945 में की थी। अंतःप्रदवी जालिका का उपनाम है कोशिका का कंकाल। इसकी संरचना थैलेनुमा होती है। कोशिका का कार्य है कोशिका को आंतरिक ढांचा बनाना या आंतरिक ढांचा प्रदान करना। अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है। पहली होती है खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पर वसा के कण उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।